welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरीज पर्सनालिटी एंड असेसमेंट। तो बहुत ज्यादा इसमें हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थ्योरीज को ही कवर करेंगे, ठीक है। सो पर्सनालिटी के 4 मेजर परिप्रेक्ष्य होते हैं, पर्सपेक्टिव्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी में मेनली 4 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? साइको एनालिटिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अनकॉन्शियस मोटिवेशन, ठीक है, यानी कि अवचेतनात्मक अभिप्रेरण। साइको एनालिटिक को मनोविश्लेषणवाद भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेट हम पढ़ेंगे जिनको कि हम शील गुण बोलते हैं। स्पेसिफिक डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व की विशेष विमाएं, डायमेंशंस। ह्यूमनिस्टिक, मानववादी अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इनर कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, आपके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं कि आप अपने पर्सनालिटी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं अच्छे कपड़े पहन लो, यू विल हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी, अच्छा सज धज लो, यू विल हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। पर आप बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड हो जाओ और आपकी बात करने के तरीके में कोई चेंज ना आए, जैसे आप बिल्कुल अभी गांव से निकल कर आए हो, तो क्या ये आपकी पर्सनालिटी होगी? नहीं। मतलब बाहरी दिखावा तो अपनी जगह है ही, ठीक है, आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे टू बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है। सोशल कॉग्निटिव, सामाजिक संज्ञान, ये क्या करेगा? इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, ये आपका वातावरण से जो भी प्रभाव है ना, वहां से निकल कर आएगा। क्लियर? क्लियर। सबसे पहले थ्योरी क्या है? साइको एनालिटिक, और उसके फादर कौन है? सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। इसमें क्या क्या कवर किया गया है? सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड एंड हिज सक्सेसर। उनके जो भी सक्सेसर थे, किसके? सिगमंड फ्रायड के, उनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के विकास की और इसकी संरचना क्या है। सो अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट, जो भी मनोविश्लेषणवाद है, उनके अनुसार मच ऑफ बिहेवियर इज कॉज्ड by parts of personality which are found in the unconscious and of which we are unaware. कुछ मनोविश्लेषणवाद है जो क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर का जो व्यवहार है वो कारण बनता है। किस चीज का कारण बनता है? मैम एक इसमें ये 4 थ्योरी थी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और ये साइकोएनालिटिक थ्योरी और ये ट्रेट थ्योरी थी ना, इसमें से किस थ्योरी को अप्रूवल मिला है? या ये चारों थ्योरी को कंसोलिडेट फॉर्म में साइकोलॉजी बोला जाएगा, या चारों थ्योरी में से अगर पूछा जाए आप किस थ्योरी को अप्रूव करते हैं? ये आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, किसी थ्योरी तो सारी है और सारी साइंटिफिक थ्योरी है, पर किसी ने किसी को माना और किसी ने किसी को क्रॉस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा हुआ है। तो फाइनल अप्रूवल अभी लेटेस्ट में किसको अप्रूवल मिला? सोशल कॉग्निटिव को या ह्यूमनिस्टिक को? अभी तो सोशल कॉग्निटिव ही है। ओके, ठीक है, पर हम ये जो बाकी की 3 है ना, इनको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ठीक है। सो पहली थ्योरी क्या है आपकी? सिगमंड फ्रायड की साइको एनालिटिक थ्योरी। तो जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोविश्लेषणवाद है, साइको एनालिस्ट, को क्या कहते हैं कि हमारे व्यवहार का जो हिस्सा है, अधिकतर हिस्सा, वो किस चीज का कारण बनता है? हमारी जो भी पर्सनैलिटी के हिस्से हैं उनका कारण बनता है, विच आर फाउंड इन द अनकॉन्शियसनेस। तो कहाँ पाया जा रहा है? हमारे अचेतन में, ठीक है, अचेतन में, एंड ऑफ विच वी आर अनअवेयर, और वो हिस्सा जिससे कि हम अनअवेयर है, ठीक है। मन की 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेट ऑफ माइंड: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो फ्रायड ने 3 लेवल की अवेयरनेसेस बताई है या कॉन्शियसनेसेस बताई है। पहला क्या है? कॉन्शियस माइंड, चेतना जिसको हम बोलते हैं, प्री कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, पूर्व चेतना या अर्ध चेतना, या फिर अनकॉन्शियस माइंड, अचेतना, ठीक है। साइको एनालिसिस, फ्रॉड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अब फ्रायड की थ्योरी क्या है पर्सनालिटी की? तो 3 चीजों के बारे में बताया जो कि हमने पीछे देखा:
कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? थिंग्स फोकसिंग ऑन, वो चीजें जिन पर आप अभी फोकस कर रहे हो। एग्जाम्पल क्लास, ठीक है। प्री कॉन्शियस, थिंक करेक्टली बट फोकस ऑन, आप यहाँ हो, आप जबरदस्ती फोकस कर रहे हो पर आपका ध्यान कहीं और है। अनकॉन्शियस, आप यहाँ हो पर आप यहाँ हो ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी? कॉन्शियस, कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, कॉन्शियस का क्या मतलब है? जो भी बाहरी संसार है उससे कनेक्शन होना, ठीक है। प्री कॉन्शियस, मटेरियल थिंग्स, ठीक है। और बीनीथ द सरफेस अवेयरनेस, जो भी नॉर्मल नॉर्मल आपको ऊपरी ऊपरी चीजों के बारे में पता है, ठीक है। अब यहाँ पे अनकॉन्शियस क्या है? डिफिकल्ट टू रिट्रीव मटेरियल, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि होना क्या, बिल्कुल गायब। वेल बिलो द सरफेस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, मतलब सरफेस के भी बिल्कुल नीचे चले गए, आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। ओके, ईगो क्या हो गई? रियलिटी प्रिंसिपल, सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग। हम तीन चीजें पढ़ते हैं ना, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इड हमारे अंदर जब हम पैदा होते हैं तब से होता है, ईगो धीरे धीरे विकसित होता है और सुपर ईगो बिल्कुल लास्ट की अवस्था हो जाती है, ठीक है। कि अब हमने बिल्कुल रिनाउंस हो गए, हम सारी चीजें हमने छोड़ दी और हमने क्या पा लिया? मोक्ष पा लिया, दैट इज योर सुपर ईगो। मोरल इंपैरेटिव्स, ठीक है। जबकि ईगो क्या है? थोड़ी एक तरीके से रॉन्ग स्टेट है, ठीक है। इड क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल, एक खुशमिजाज सिद्धांत है, हर्ष का सिद्धांत है। प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, चीजों को आपने पहले सोचना शुरू किया। रियलिटी प्रिंसिपल ईगो है। सेकेंडरी प्रोसेस क्या हो गई? अब बाद में सोचोगे, अपने बारे में पहले सोच रहे हो, किसी और चीज के बारे में बाद में सोच रहे हो। सुपर ईगो, आप नैतिकता, आप सभी के बारे में सोच रहे हो, सारे जग के बारे में सोच रहे हो। प्राइड एंड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, इनका ये पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर क्या है? तो लाइक अभी अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड का मतलब क्या है? एनर्जी, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई बेसिक ड्राइव्स, यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल। इड में आपके प्लेजर प्रिंसिपल होते हैं, ईगो में आपके रियलिटी प्रिंसिपल होते हैं। इड में आपके कौन से प्रिंसिपल होते हैं? प्लेजर प्रिंसिपल, हर्ष सिद्धांत जिसको हम बोल सकते हैं। ईगो में आपके रियलिटी प्रिंसिपल होते हैं, वास्तविक सिद्धांत जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सुपर ईगो भी देखते हैं। इड के बारे में क्या बात हो रही है? एनर्जी, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई बेसिक ड्राइव, आपके जो भी साधारण अंतर्नोद है, प्रणोद है, उनको ये संतुष्ट करेगा और उनके लिए आपके अंदर जो भी ऊर्जा है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव होगी, ठीक है। ईगो क्या है? सीक्स टू ग्रेटिफाई, आप कहते हैं ना एहसान फरामोश, किसी ने आपकी हेल्प कर दिया, बोलोगे हाँ ठीक है, वो उस चीज को डिजर्व करते हैं, तो कोई महान काम नहीं किया। आज के समय में सब वो कर रहे हैं, दैट इज योर ईगो। मैम आवाज बहुत कम हो रही है आपकी। ओह माय गॉड, अरे हम आप आ चौंक गए? गए, आप आ गई? हम चौंक गए। नहीं, मैं तो काफी देर से आ रही हूँ, आपको ध्यान नहीं दिया आपने। हम अच्छा, कैसे मुझे ध्यान देंगे, आप चुप थी एकदम से। आप आप पहले नेटवर्क वगैरह चेक कर लीजिए, क्योंकि आई गेस अभिषेक जी को प्रॉपर आवाज आ रही है। भीड़ का जब से आप बता रहे ना तब से वो कम हो गई वो हिसाब की। अभिषेक जी आपको भी कम लग रही है क्या? नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा वो बीच में डाउन हो रही है, बट ठीक है। ओके ओके, चलिए। तो आपने कितना देख लिया तनु जी? रिवाइज करें क्या शुरू से? नहीं मैम, मैं स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ रही हूँ, ओके ओके। मेरे को तनु समझ जी, आ गया पर्सनालिटी तनु जब जी से आई आपने नहीं स्टार्ट है, की थी। तनु जी आई नहीं, तनु जी प्रकट हुई है एकदम से। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो प्रायर अनकॉन्शियस स्टेज में, अनकॉन्शियस मतलब वो एकदम से आ गई, तो मैं चौंक गई कि अनकॉन्शियस से एकदम कॉन्शियस स्टेज में आ गई ना, हाँ। थर्ड से लास्ट। फ्रायड एंड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, तो फ्रायड और उनका व्यक्तित्व संरचना। तो इड क्या है? आपके हर सिद्धांत की बात करती है, प्लेजर प्रिंसिपल, की कॉन्स्टेंटली आप चीजों को ध्यान दे रहे हो, सेटिस्फाई हो रहे हो, जब आपकी बेसिक ड्राइव निकल कर आ रही है। ईगो सीक्स टू ग्रेटिफाई द इड इन रियलिस्टिक वे, आप क्या करोगे? इड को अपने रियलिस्टिक वे में लोगे कि हाँ हमें कोई खुशी नहीं हुई, आपने जो किया वो नॉर्मल था। सुपर ईगो, voice of consciousness, conscience that focus on how we ought to behave, ये आपकी चेतना की आवाज को जगाती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, है ना। मतलब आप पे दुख खुशी किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा।
फ्राइड्स थ्योरी दी ईगो। अब फ्राइड की थ्योरी किस बारे में बात कर रही है? ईगो। ठीक है, हम लोगों ने मोशन के 3 रूल्स पढ़े होंगे बचपन में फिजिक्स में, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड ऑल। उसी तरीके से फ्राइड के भी 3 है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड पीछे देख लिया, इड में उतना कुछ बताने जैसा नहीं है, डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे? ईगो। The ego consists of a conscious faculty for perceiving and dealing intelligently with reality. The ego, ये जो ईगो शब्द है इसको हम क्या बोलते हैं? तनु जी क्या बोलते हैं इसको हम? अहम। अहम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, बोलते मैं हैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही जी भगवान जी। हूँ। ये आपका घमंड अहम निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ईगो क्या कंसिस्ट करेगा? आपकी कॉन्शियस फैकल्टी के, हाँ सारी चीजें बस आप ही को पता है, फॉर परसीविंग एंड डीलिंग इंटेलिजेंटली विद रियलिटी, कि आपकी जो भी वास्तविकता है आप कुछ ज्यादा ही बुद्धिमत्ता से उसको डील कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही अच्छे से उसको परसीव कर रहे हो, जो चीज है ही नहीं। ठीक है, द ईगो एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। ईगो जो है वो एक मीडिएटर के रूप में काम करती है किन दो चीजों के बीच में? अहम, सॉरी, इदम और परा अहम के बीच में, इड और सुपर ईगो के बीच में। ठीक है, इदम, ईट को हिंदी में क्या बताया मैडम? इदम बोलते हैं, इदम। एकदम। एकदम, अच्छा। ठीक है, ये परा ईगो, अच्छा परा। देखो इड, ईगो और सुपर ईगो का मतलब आप इतना से समझिए, इड का मतलब होगा मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ईगो का मतलब होगा बस मैं ही कर सकता हूँ। इतना इतना डिफरेंस समझ में आ गया ना? और सुपर ईगो का मतलब होगा मैं कर लूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, चाहे आपको सारी चीजें छोड़नी पड़े। मतलब वहां पर यह है कि आपके अलावा और भी लोग कर सकते हैं, पर ईगो बस इतना बता रहा है कि आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, द ईगो इज पार्टली कॉन्शियस। लगता जरूर है कि आपने बोला मैं ही कर सकता हूँ, आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से कॉन्शियस हो, पर कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। इसलिए ये जो ईगो अहम की अवस्था, ये क्या है? आपकी आंशिक चेतना को दर्शाती है। डील्स विद द डिमांड्स ऑफ रियलिटी, ये सिर्फ वास्तविकता से ही डील करती है, आपके इमोशन से ये बिल्कुल भी डील नहीं करती। मेक्स रैशनल डिसीजन, ये बहुत रैशनल डिसीजन देती है। ठीक है, सुपर ईगो क्या है? द मोरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सुपर ईगो क्या है? आपकी पर्सनैलिटी का नैतिक हिस्सा। इंटरनलाइज रूल्स ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी, जो भी आपके रूल है समाज के, उनमें चलती है। सुपर ईगो क्या कंसिस्ट करेगा? 2 हिस्सों को कंसिस्ट करेगा, कंसाइंस और ईगो आइडल। ये किस चीज को कंसिस्ट कर रहा है? 2 हिस्से इसके क्या है सुपर ईगो के? कंसाइंस और ईगो आइडल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? चेतना और अहम आदर्श। कंसाइंस का क्या मतलब है? नोशन ऑफ राइट और रॉन्ग, सही और गलत का अनुमान होना या अनुभव होना। ठीक है, ईगो आइडल क्या होंगे? हाउ वी आइडियली लाइक टू बी, हमें एक आदर्श रूप में किस तरीके से होना चाहिए। ईगो होता है ना, आप समाज में जिस तरीके से रहते हो, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए रहते हो ना। यदि समाज में इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं है, तो आप अपने घर में अपने बच्चों को इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने दोगे। ठीक है, सुपर ईगो कंस्ट्रेन्स अस फ्रॉम ग्रेटिफाइंग एवरी इम्पल्स। आप क्या करोगे? अपने हर इम्पल्स को ग्रेटिफाई करोगे। हाँ ठीक है, चलो जो भी चीज हो गई, हम बहुत बहुत आभारी हैं, हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे। एग्जाम्पल, मर्डर, हर चीज में दिक्कत है, बिकॉज दे आर इमोरल। ठीक है, मर्डर क्या है? इमोरल चीज है, एंड नॉट बिकॉज वी माइट गेट कॉट, इसलिए नहीं कि हम पकड़े नहीं जा रहे हैं, वो बस इसलिए अच्छा नहीं है कि हम पकड़े नहीं जा रहे हैं। यदि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो वो इमोरल है। ठीक है, सुपर ईगो पार्टली कॉन्शियस पार्टली अनकॉन्शियस। सुपर ईगो आपका कैसा रहेगा? पार्टली कॉन्शियस भी रहेगा और पार्टली अनकॉन्शियस भी रहेगा। ठीक है, जबकि आपका जो ईगो है वो क्या है? सिर्फ पार्टली कॉन्शियस। फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, अभी भी ये आगे क्या बोल रहे हैं? द इड, द ईगो एंड द सुपर ईगो आर कंटिन्यूअली इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। जो आपका इड, ईगो और सुपर ईगो है, यदि इनको कॉन्टिन्यूअंस में देखा जाए ना, तो ये तीनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या जनरेट करता है? एंजाइटी। ठीक है, यहाँ से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, हाँ जी, ज्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं बिल्कुल, पर्सनालिटी से। क्योंकि उन्हें
इस चीज से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई, उन्हें ये जानना है। हाँ जी। लोग इसी चीज को इग्नोर करेंगे ना, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक होते हैं ना, हाँ ठीक है हमने पढ़े, हमें पता है पर्सनैलिटी क्या है, बट दिस इज द रियल ईड ईगो और क्रक्स। सुपर ईगो के बारे में बहुत डिटेल में पूछा जाता है मैम। बिल्कुल, जैसे इड, ईगो और सुपर ईगो, ये क्या है, कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और ये कंफ्लिक्ट क्या जनरेट करता है, एंजाइटी। If the ego एंजाइटी। did not effectively handle the resulting anxiety, यदि आप अपने ईगो को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको चिंता हो जाएगी कि अब मेरा अपमान हो गया। क्या हो गया, अपमान। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज। किसी मेल से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यदि 2-4 लोग पकड़ ले तो वो उनसे लड़ जाए, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। पर यदि नहीं लड़ पाता है, वल्नरेबल हो जाता है या किसी और कारण से, तो उसके अंदर एक एंजाइटी आ जाएगी कि लोग क्या कहेंगे, LKK वायरस जिसको मैं बोलती हूँ, ठीक है। उसके अंदर ये चीज नहीं आएगी कि मुझे सीखना है, चलो मैं सीख जाऊंगा। हर चीज हम सीखते ही है ना, एक पैदा हुआ बच्चा, एक जैसे लड़का है, वो पैदा हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं ना वो तुरंत ही लड़ लेगा क्योंकि वो लड़का है। धीरे धीरे वो भी सीख रहा होगा, अपनी बॉडी को इस तरीके से मजबूत बनाएगा, ठीक है। People would be so overwhelmed with anxiety that they would not be able to carry on with the task of everyday living. लोग जो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और उनके साथ जब जब एंजाइटी ये आ रही है, तो हो सकता है कभी कभी वो उस चीज को कैरी ना कर पाए। जैसे एक विमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसको खाना बनाना प्रॉपरली आता हो, पर यदि नहीं आता है तो उसके मन में भले आएगा कि चलो हम ये चीज सीख लेंगे, फिर भी उसके अंदर एक एंजाइटी आ जाएगी कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो तो मैगी में काम चला लेगी, उसका काम चल जाएगा, पर उसे टेंशन ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बताओ उसको ये नहीं आता। The ego tries to control anxiety, और ये जो आपका ईगो है ये क्या कंट्रोल करता है, आपकी एंजाइटी, या आपकी एंजाइटी को रिफ्यूज करता है। कैसे, थ्रू द यूज ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये आप डिफेंस करेगा ना, रक्षा करेगा आपके जो भी संस्थान है, मैकेनिज्म, उन सारी चीजों को कि चलो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, हमें नहीं आता तो क्या हुआ, हम कर लेंगे, पर बस करेंगे हम, और कोई नहीं कर सकता। अब ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म इज अ साइकोलॉजी टेंडेंसी, एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, दैट द ईगो यूजेस टू हेल्प प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग ओवरवेल्म्ड बाय एनी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कि हमारा जो ईगो होता है ये क्या करता है, बहुत सारे लोगों को रोकता है उनके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, एंड रिजल्टिंग एंजाइटी। जैसे आपसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि आप क्लास में सबसे होशियार थे, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, पर आपका ईगो आपको क्या कह के इंसल्ट होने से बचाएगा, एंजाइटी से बचाएगा कि पेपर टफ आया था। एग्जाम्पल क्लियर है, ठीक है। अमंग द इड, ईगो एंड सुपर ईगो, और ये इन तीनों चीजों में सेम तरीके से फॉलो होगा, आपके इड, ईगो और सुपर ईगो। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होता है, अनकॉन्शियस लेवल पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। We are not aware of them during the time that we are actually using them. हमें पता भी नहीं होगा कब हम अपना ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। मतलब जिस टाइम पे आपने बोला कि नहीं मम्मी पढ़ाई तो मैंने बहुत की, या नहीं पापा पढ़ाई तो मैंने बहुत की, एग्जाम टफ आया था, दैट टाइम यू आर यूजिंग योर डिफेंस मैकेनिज्म, पर आप क्या हो, अनअवेयर हो, आपको नहीं पता चल रहा है। However, we may later become aware of their previous operation and use, ठीक है। अब बाद में अवेयर हो जाते हैं। फ्राइड्स थ्योरी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, अब फ्राइड की क्या थ्योरी है उसको लेकर। तो पहला है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन, पहला क्या है आपका, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, ठीक है, किसी चीज को लेकर आपने रिएक्ट कैसे किया, और फॉर्मेशन मतलब उसका निर्धारण या उसको बनाना, जिस तरीके से आप उसको फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। So replacing an anxiety producing feeling with its exact opposite, typically going overboard, repressed thought appear as mirror opposite, ठीक है। कैसे रिप्लेस करोगे, जो भी आपकी एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही होगी, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जो भी उसका एग्जैक्ट अपोजिट जो चीजें होंगी। जैसे आप बहुत जबरदस्ती किसी बोर्ड पर जा रहे हो, बोर्ड मतलब ऑन बोर्ड होते हैं ना, रिप्रेस थॉट, आप अपने थॉट्स को दबा रहे हो, जैसे ठीक वैसे ही जैसे मिरर के अपोजिट आप अपनी चीजों को बिल्कुल उल्टा पाते हो ना, वैसे। जैसे अंगूर खट्टे हैं, अब आप अंगूर ले तो सकते नहीं क्योंकि अंगूर बहुत ऊंचे हैं,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका फॉर्मेशन कैसे रिएक्ट करोगे, फॉर्मेशनली आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे कि अंगूर खट्टे हमें इसलिए नहीं खाना, आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी हाइट कम है इसलिए हम तोड़ नहीं पा रहे, आप बोलोगे हमें खाने ही नहीं है। A man who is anxious about his interest in gay man begin dating women several times a week. यदि एक इंसान, एक आदमी है, वो एनेक्सियस है कि उसे गे मैन में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो जब भी किसी विमेन को डेट करेगा वो एनेक्सियस फील करेगा, क्योंकि यदि इसको पता चल गया तो वो क्या सोचेगी। रैशनलाइजेशन क्या होगा, क्रिएटिंग फॉल्स बट बिलीवेबल एक्यूज। फॉल्स एक्यूज है कि अंगूर खट्टे हैं, आपने तो चखे भी नहीं, पर बिलीवेबल एक्यूज है, ये बिलीवेबल एक्यूज है ना, आप इस पे भरोसा कर लोगे कि चलो अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं खाए। तो जस्टिफाई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये आपके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। जैसे ये फॉल्स एक्यूज है कि आप एग्जाम में फेल हो गए, पर जस्टिफिकेशन के लिए बिलीवेबल एक्यूज क्या होगा कि पेपर टफ आया था, मैं ही नहीं, शर्मा जी का बेटा भी फेल हो गया, वर्मा जी की बेटी भी फेल हो गई, मिश्रा जी भी फेल हो गए। मैम मैम बार बार ये वाला एग्जांपल मत दो। कौन सा? कि पेपर टफ आया और हम फेल हो गए। अरे नहीं ओके ओके ओके, चलिए, ये देखिए, ये थॉट स्ट्राइक कर रहे हैं आपके दिमाग में। हाँ जी। रियल मोटिव फॉर बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ईगो। आपका जो रियल मोटिव है, आपको भी पता है ना, क्योंकि कि अंगूर खट्टे नहीं थे, बस आपकी हाइट कम थी इसलिए आप उनको पा नहीं पाए, ये हाँ आपके जी। ईगो के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा पा रहा है कि आपकी हाइट छोटी है। यदि आप किसी से कह दो कि नहीं नहीं हमारी हाइट छोटी थी, तो लोग आपको बहुत सारे शॉर्ट नेम से बुलाएंगे, लाइक पीपल बीइंग कॉल्ड नाउअडेज। अ स्टूडेंट चीट्स ऑन एन एग्जाम। अब देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, एक बच्चे ने एग्जाम में क्या किया, चीट किया। एक्सप्लेन क्या किया, दैट चीटिंग इज लेजिटिमेट ऑन एन अनफेयर एग्जामिनेशन। किसी यदि एग्जाम पेपर अनफेयर है, पेपर ही अच्छा नहीं है, तो चीटिंग लेजिटिमेट हो गई आपकी, चीटिंग जस्टिफाई हो गई। लेजिटिमेट इज जस्ट अ लीगल वर्ड, ठीक है, धर्मज जिसको हम बोलते हैं, जायज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्रायर्स थ्योरी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब क्या पढ़ा हमने, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन, प्रक्षेपी टेक्निक्स। तो एट्रीब्यूटिंग one's own unacceptable feelings or belief to others, perceiving the external world in terms of one's own personal conflict। क्या एट्रीब्यूट कर रहा है, एक इंसान की खुद के अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को, आप खुद ही अपनी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और बिलीव्स टू अदर, और दूसरों की चीजों पर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। परसीविंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड, आप जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको आप परसीव कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ वंस ओन पर्सनल कंफर्ट। आपके अंदर खुद से ही लड़ाई हो रही है, भले आपने बोल दिया। चलिए हम फिर से अंगूर वाले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये पेपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। भले आपने बोल दिया कि अंगूर खट्टे थे, पर आपको पता है यार मेरी हाइट कम है इसलिए हम अंगूर तोड़ नहीं पाए, वरना हम भी अंगूर खा लेते, ठीक है। इसकी जगह आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज ले सकते हैं, बट ये बचपन से एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं ना, अंगूर खट्टे, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस हियर। So an employee at a store tempted to steal some merchandise, suspect that their other employees are stealing। एक एम्प्लॉय है किसी स्टोर में, ठीक है, tempted to steal some merchandise, उसने क्या किया, कुछ जो भी मर्चेंडाइज होती है उनको चुरा लिया, ठीक है। सस्पेक्ट दैट, अब क्या सस्पेक्ट किया कि हाँ जो और भी एम्प्लॉयज होते हैं ना अदर स्टोर्स में भी चुराते हैं, मैंने भी कर दिया, तो कौन सा बड़ा काम किया। जैसे कोई स्टील करे किसी चीज को, किसी और जगह पे जाके चोरी करे, तो बोले हाँ ठीक है सब करते हैं, हमने किया, कौन सा होस्ट कौन बना है अभी? अभी मैं होस्ट ले दिया मैंने। हाँ हमें होस्ट बना दीजिए। हेलो तनु जी, होस्ट बना दीजिए सर हमें। मैंने आपको होस्ट बना लिया ना, तो नहीं मैं नहीं दिख रही हूँ होस्ट, नहीं दिख रहे हैं होस्ट, अभी आप ही होस्ट है।
सो डिफेंस में फ्राइड थ्योरी, डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। प्रोजेक्शन हमने बता दिया, समझ आ गया प्रोजेक्शन? यदि कोई इंसान कोई चीज चोरी करता है तो उसको लगेगा ये काम सब लोग कर रहे हैं। सब्लिमिनेशन क्या होगा? कि एक दहली बन गई, एक लिमिट बन गई, लाइक सब्स्टिट्यूट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर फॉर अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स। ठीक है, आप अपने किसी इम्पल्स को अनएक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप उसका सब्स्टिट्यूशन दे रहे हो कि आप सामाजिक तौर पर उस चीज को क्या किया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, लाइक प्लेइंग वीडियो गेम इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन अ फाइट। अब आप आई गेस देयर इज अ नेटवर्क इशू। एक सेकंड, चलिए। तो क्या देखा हमने? रिप्रेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया और रैशनलाइजेशन हो गया। डिनायल मतलब किसी चीज को मना करना, डिनाई करना। क्लेमिंग एंड बिलीविंग दैट समथिंग व्हिच इज एक्चुअली ट्रू इज फॉल्स। इस चीज, कोई चीज आपको पता है कि ये सच है, फिर भी आप बोल दो कि ये गलत है। लाइक अ पर्सन disbelieves that she's age asserting that I'm not getting older। मतलब आपको पता है कि आपकी एज हो रही है, फिर भी आप क्या असर्ट कर रहे हो कि नहीं मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ या मैं बूढ़ी नहीं हो रही। डिस्प्लेसमेंट, रीडायरेक्टिंग। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? विस्थापन जिसको हम बोलते हैं। रीडायरेक्टिंग इमोशनल फीलिंग्स, एग्जाम्पल एंगर। ठीक है, आप गलत दिशा में ले जाओगे, हाँ आपका गुस्सा एकदम सही है। टू सब्स्टिट्यूट टारगेट, कोई एक टारगेट सब्स्टिट्यूट होना चाहिए उसके लिए। इन्वॉल्व डायरेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स ऑनटू अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। मतलब जैसे आपके बॉस ने आपको गुस्सा किया तो आप अपने बॉस पे तो गुस्सा कर नहीं सकते, आप किस पर गुस्सा करोगे? अपनी वाइफ पर। आप, क्योंकि आपको पता है ना आपकी वाइफ कहीं, आई डोंट थिंक इट वुड वर्क। हम लोग इसको कल कंटिन्यू करते हैं, है ना? हेलो, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं ना, या बारिश हो रही है कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इस स्लाइड को आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, so that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekangsha42@gmail.com